यही रात अंतिम, यही रात भारी। दरअसल इस रात के बाद कल मतगणना है, उपचुनाव के नतीजों का दिन है। हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं, खासतौर पर कांग्रेस, आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी की। बीजेपी के लिए यहां पर चुनौती महज इतनी है कि लोकसभा में बदले चुनावी ट्रेंड को, चुनावी पैटर्न को इस बार बदलने की एक कवायद थी कि किस तरीके से वो पैटर्न जो है बदला जा सके और दूसरी तरफ कांग्रेस के, आरएलपी के और बीएपी के गढ़ में, उनके किलों में सेंध लगाई जा सके। इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। अब मुश्किल में हनुमान बेनीवाल हैं। बीएपी कितना मजबूत या कितनी कमजोर होगी मौजूदा स्थिति में, यह उसके सामने चैलेंज है और कांग्रेस के सामने भी मुश्किल बड़ी है। धड़कनें तेज हैं, सियासी ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन आज के सवाल क्या है, ये जान लीजिए। नतीजों से पहले कांग्रेस के भीतर जो है हलचल तेज क्यों हो गई है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर कुछ सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट किस बात की है वो आपको आगे बताऊंगा। और इस सुगबुगाहट में किसी बदलाव की भी चर्चा हो रही है। किस तरह का बदलाव है ये भी आगे समझेंगे और उसकी वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, 4 सीटों पर खेल होगा तो कांग्रेस में क्या फेरबदल होगा? दरअसल ये वही जो हमारा पहला सवाल था, उसी का एक्सटेंडेड सवाल यह है कि अगर 4 सीटों पर कांग्रेस, जो उसके खाते की 4 सीटें थी, उन पर भी अगर नतीजों में कमजोर पड़ी तो उसके बाद क्या? उसके बाद कांग्रेस की राजनीति किस दिशा की तरफ जाएगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, नरेश मीणा पर कांग्रेस ने क्यों मौन तोड़ दिया? अब देखिए, खुद किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि भाई सड़क पर नहीं उतर सकते तो कम से कम बयानबाजी तो कर लीजिए। मैं तो तिल का ताड़ बनाता था, अब तो ताड़ का तिल बना रहे हैं। अब नरेश मीणा विवाद को लगभग 1 हफ्ते हो चुके हैं और इस पूरे मामले पर खूब सियासत हुई। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज जो है खूब बुलंद की, लेकिन कांग्रेस, या यूं कहें कि विपक्ष, पूरी तरह से इस मामले पर साइलेंट रहा। तंज कसा किरोड़ीलाल मीणा ने, बावजूद इसके साइलेंट रहा। लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। तो चुप्पी तोड़ने का आखिर अर्थ क्या है वो भी ठीक मतगणना से 1 दिन पहले, उपचुनावों के नतीजों से 1 दिन पहले। चौथा सवाल, उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में चमकेगा कौन? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की धड़ेबाजी चलती है वो किसी से छिपी नहीं है। अब कांग्रेस में उपचुनाव के नतीजों में किसका सितारा गर्दिश में जाएगा और किसका सितारा चमकता नजर आएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नरेश मीणा विवाद के बीच कांग्रेस के भीतर से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में एक लिस्ट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली भेजी है। और ये लिस्ट किस चीज की है? दरअसल ये लिस्ट उन नेताओं की है जो उपचुनाव में कम नजर आए, उन सचिव, उन महासचिव, उन अलग अलग जो कमेटियां हैं उसके अध्यक्ष जो हैं, जिलाध्यक्ष जो हैं, जो उपचुनाव में प्रचार के लिए ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद उतने सक्रिय नजर नहीं आए, उपचुनाव में अपनी भूमिका को उस मजबूती के साथ नहीं निभा पाए। ऐसे नेताओं की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। अब इन लिस्ट में किन किन नेताओं के नाम शामिल हैं ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, ये जानकारी जरूर मिली है। और ये लिस्ट दिल्ली भेजी गई है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के सामने ये बताया गया है कि देखिए, उपचुनाव में इन नेताओं ने सही से काम नहीं किया। फलाना नेता की फलाना जगह ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उस ड्यूटी को इस नेता ने नहीं निभाया। उसमें कहा जा रहा है कि वरिष्ठ पदों पर बैठे लोग भी, मतलब जो सचिव हैं, महासचिव हैं, प्रदेश सचिव और प्रदेश महासचिव, इस स्तर के कई नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो आखिर
क्या कांग्रेस इस तरह के नेताओं की छुट्टी करने वाली है? और मतगणना से ठीक पहले इस तरह की खबर का सामने आना क्या इशारा कर रहा है? क्या उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेताओं पर, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं पर एक बड़ा असर डालने वाला है? सवाल यही है कि क्या अपना चेहरा चमकाने की कोशिश भी होने लगी है? अब नतीजे बताएंगे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर आज हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सवाल यह खड़ा कर रहे हैं कि अगर किसी तरह के प्रतिकूल नतीजे कांग्रेस के लिए आते हैं तो फिर क्या इस लिस्ट के मायने ये भी निकाले जाएं कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का एक खाका जो है वो तैयार कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कर लिया है क्या? गोविंद सिंह डोटासरा ने कर लिया है क्या? क्योंकि उनको लेकर भी, उनके टेन्योर को लेकर भी कई बार सवाल उठे, कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। लेकिन अब उपचुनाव के बाद डोटासरा के दिल की धड़कन भी हो सकता है कि थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि कई सीटों पर देखिए, ओला परिवार की सीट झुंझुनू, जिस सीट पर उपचुनाव होना है, हालांकि यहां पर बाइपोलर चुनाव से मुकाबला पूरी तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने ट्रायंगुलर बना दिया, त्रिकोणीय मुकाबला उसको बना दिया। इसके बाद से सवाल उठ रहा था कि जो इक्वेशन, जो फैक्टर लेकर राजेंद्र गुड़ा मैदान में उतरे हैं, क्या वो एक वोट कटवा के तौर पर काम करेंगे या फिर वो जो उनका नई इक्वेशन वाला फैक्टर है, अगर वो चला तो क्या वाकई दोनों मुख्य बड़ी पार्टियों से एक बड़े चेहरे के तौर पर, बड़े उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र गुड़ा उभर पाएंगे? अब ये तो नतीजे तय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिल की धड़कन वहां पर तेज हुई है। अमित ओला जो कि बृजेंद्र ओला के बेटे हैं, वो इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। हालांकि चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन पारिवारिक सीट उनकी मानी जाती है। लेकिन अमित ओला का गेम, क्या राजेंद्र गुड़ा की सीट पर मौजूदगी और चुनाव लड़ने से क्या वो गेम बिगड़ जाएगा? और इसी बात का डर क्या कांग्रेस को सता रहा है कि उनके खाते की एक सीट पर थोड़ी डगमगाहट अभी बनी हुई है कि ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली रहेगी या नहीं रहेगी? ये सवाल है। इस तरह की चीजें देखिए, रामगढ़ में तो कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर जो है वो कायम है। कांग्रेस रामगढ़ सीट को लेकर कॉन्फिडेंट है। रामगढ़ में आर्यन जुबैर खान, जो जुबैर खान साहब के निधन होने के बाद ये उपचुनाव हुआ और उनके बेटे को टिकट दिया गया, तो यहां पर कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन झुंझुनू को लेकर उतना आश्वस्त कांग्रेस पार्टी नहीं है। और दौसा के साथ साथ देवली उनियारा पर क्या हाल है ये आप जान सकते हैं। देवली उनियारा में नरेश मीणा विवाद के बाद और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नरेश मीणा और उनके इस थप्पड़ कांड के बाद क्या दोपहर बाद देवली उनियारा में चुनावी पैटर्न बदला था क्या? चुनावी हवा बदली थी क्या? और ये बदलती हवा किस ओर इशारा कर रही है? क्या इस थप्पड़ कांड के बाद महज एक थप्पड़बाज नेता के तौर पर इस नतीजों के बाद पहचाने जाएंगे नरेश मीणा, या फिर दौसा, देवली उनियारा, टोंक इस इलाके में राजनीति के नए योद्धा के तौर पर उभरते नजर आएंगे? अगर नरेश मीणा के अनुकूल इस उपचुनाव के नतीजे देवली उनियारा में आते हैं, हालांकि जिस तरीके से देवली उनियारा प्रकरण के बाद लगातार ग्रामीणों पर हुई बर्बरता के सवाल उठते रहे, इस पर सरकार न्यायिक जांच पर एकदम चुप रही, बाकी तमाम आश्वासन ग्रामीणों को देती रही। बीते दिन इस तरह की खबरें चली कि सर्व समाज भी नरेश मीणा के लिए जो है एक महासभा का आयोजन करेगा। बाद में जिस जगह पर यह महासभा होनी थी, वहां के लोगों ने इस महासभा को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। टोंक एसपी ने भी कहा कि इस तरह की अफवाह है और अगर इस तरह एक धार्मिक कार्यक्रम के बीच इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम किया जाएगा तो फिर उससे शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसे उसी तरीके से टैकल किया जाएगा। खैर, ये महासभा नहीं हुई, लेकिन अलग अलग जगहों पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर जो एक तरीके से रैलियां और छोटे छोटे आंदोलन जो हैं वो जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि अब कांग्रेस ने ठीक मतगणना से एक दिन पहले आखिर नरेश मीणा के मामले पर चुप्पी क्यों तोड़ दी? आज अदानी के मुद्दे पर
गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम आरोप जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मढ़े थे, जिस तरीके से अमेरिका में अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप अदानी पर लगे, उसके बाद अब पूरी कांग्रेस ने राज्यों में भी इस मसले को मुखरता से उठाया। उसी क्रम में डोटासरा और टीकाराम जूली भी मैदान में आए, अदानी पर तमाम आरोप लगाए, बीजेपी को घेरा, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सवाल उठाए और नरेश मीणा मामले को लेकर भी जवाब दिए। नरेश मीणा मामले को लेकर फिर एक बार पर्ची वाली बात गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कह गए। वो कह गए, देखिए पर्ची अगर आएगी तो वो बोलेंगे, पर्ची अगर नहीं आएगी तो वो नहीं बोलेंगे। यानी अब तक जो सवाल किरोड़ीलाल मीणा कांग्रेस पर उठा रही थी कि देखिए कोई भी नेता, डोटासरा हो, पायलट हो, गहलोत हो, वो इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं। अब डोटासरा ने कह दिया, भाई अभी दिल्ली से नरेश मीणा पर बोलने की पर्ची मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास नहीं आई, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सवाल दूसरा है, सवाल ये कांग्रेस अभी क्यों बोली? अब तक चुप थी, अब कांग्रेस क्यों बोली? क्योंकि कांग्रेस का एक भी नेता देवली उनियारा नहीं पहुंचा। किरोड़ीलाल मीणा, जवाहर सिंह बेड़म, इसके अलावा विजय बैंसला, आज फिर दोबारा विजय बैंसला जो है समरावता गांव पहुंचे हैं। तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता नहीं पहुंचा। लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने निष्क्रिय नेताओं की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचाने की एक कवायद की गई है, क्या टोंक मामले को लेकर भी एक नई आगामी राजनीति की पटकथा कांग्रेस लिखने जा रही है? क्योंकि बीजेपी जहां साबरमती रिपोर्ट फिल्म को लेकर अब प्रदेश में कांग्रेस पर हमलावर है, 2002 के दंगे, गोधरा रेल कांड, इस मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, क्या कांग्रेस अब नरेश मीणा के मामले पर भी काउंटर अटैक ढूंढती नजर आ रही है क्या, या फिर काउंटर अटैक तैयार करती नजर आ रही है क्या? अब तमाम चीजें हैं। देखिए कांग्रेस की जो पूरी राजनीति सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है, उसमें दूसरा पहलू कांग्रेस का एक अंदरूनी जो जोर आजमाइश है वो भी बड़ी है। अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस के उपचुनाव के नतीजे किन किन चेहरों की दशा और दिशा तय करेंगे, किन किन चेहरों की राजनीति की लकीर तय करेंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद भी माना गया कि कई, देखिए गहलोत सरी के नेताओं और पायलट सरी के नेताओं की जो राजनीति और उस राजनीति की लकीर है वो छोटी बड़ी होगी। डोटासरा का टेन्योर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर भी सवाल किए गए। और ठीक उसके बाद ये उपचुनाव भी कहीं ना कहीं और इसके नतीजे भी उसी असर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देवली उनियारा, दौसा, इस इलाके में सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके का प्रभाव रहा है और उनका जिस तरीके का असर इन सीटों पर माना जाता है, झुंझुनू उस इलाके में भी कहीं ना कहीं, यूं तो राजस्थान के साथ साथ पूरे देश भर में सचिन पायलट की एक अपनी अलग छवि है, लेकिन खास करके दौसा, देवली उनियारा और एक तरीके से कहा जाए तो झुंझुनू में भी, तो इन सीटों पर अगर किसी तरह का नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता है तो क्या वो लकीर राजनीतिक कुछ छोटी हो जाएगी, या फिर कांग्रेस अपनी चारों सीटों को बचा पाने में कामयाब होगी? तो फिर किस तरह से श्रेय इस पूरे मामले को लेकर दिया जाएगा और किन चेहरों को दिया जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल। क्योंकि देखिए अब कांग्रेस के भीतर सिर्फ दो धड़े नहीं बचे, जहां एक तरफ गहलोत हुआ करते थे और एक तरफ सचिन पायलट। अब कई धड़े हो चुके हैं, कई चेहरे हो चुके हैं। एक तरफ गहलोत साहब जो यूं तो उस लिस्ट में या उस लाइन में या उस कद से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं, सचिन पायलट हैं, डोटासरा हैं, टीकाराम जूली हैं, इन सब के बीच भी कहीं ना कहीं उस तरह की एक अंदरूनी कश्मकश जरूर इस उपचुनाव के बाद नजर आने वाली है। इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी गोटियां जो हैं राजनीतिक, वो पहले ही सेट करने की कोशिश होने लगी है। चाहे वो इस उपचुनाव के नतीजों के बाद की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में किस तरीके से अपर हैंड लेना है, चाहे नरेश मीणा के मामले को लेकर हो, और इस पर शायद इसी वजह से अब
चुप्पी कांग्रेस पार्टी तोड़ती नजर आ रही है और इसके अलावा उपचुनाव में अनुकूल प्रतिकूल नतीजों पर भी किस तरीके की राजनीति होगी और किस तरीके का कांग्रेस के नेता उस पर अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी राजनीतिक लकीर तय करेंगे, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और शायद इसीलिए निष्क्रिय नेताओं की जो लिस्ट है वो दिल्ली पहुंचा दी गई है। खैर, आज ये रात अंतिम है और यही रात भारी नतीजों के लिए, नतीजों के लिहाज से। अब नतीजों में क्या कुछ होगा, कल आपको हर अपडेट, हर पहलू, हर जानकारी जरूर बताएंगे। आज इनसाइड स्टोरी की जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।